नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। साइबर ठगी से बचने के लिए इन बातों का रखें ध्यान। पीड़ित तत्काल 1930 पर करे फोन। साइबर अपराधी अपराध करने के नए तरीके अपना रहे हैं। आमजन जागरूकता से ही साइबर अपराधियों के चंगुल में आने से बच सकते हैं। पुलिस महानिदेशक हरियाणा के आदेशानुसार हरियाणा पुलिस द्वारा आमजन को जागरूक करने के लिए अक्टूबर महीने को साइबर जागरूकता माह के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। साइबर जागरूकता माह के तहत स्कूलों तथा कॉलेजों व अन्य शैक्षणिक संस्थानों में जाकर साइबर अपराधों के प्रति व यातायात नियमों की पालना के लिए विद्यार्थियों को जागरूक किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक कुरुक्षेत्र सुरेंद्र सिंह भौरिया ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि साइबर अपराधी अपराध करने के नए तरीके अपना रहे हैं। आमजन जागरूकता से ही साइबर अपराधियों के चंगुल में आने से बच सकते हैं। इसके बावजूद साइबर क्राइम के शिकार होते हैं तो तुरंत भारत सरकार द्वारा जारी साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 यानी 1930 पर कॉल करें। साथ ही बताया कि साइबर धोखाधड़ी के मामले में अपनी शिकायतें नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर या नजदीकी थाना या चौकी में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। 1930 पर तुरंत शिकायत करने पर आपका पैसा सुरक्षित वापस आ सकता है। अब एस्टेट आवेदन में कल तक अभ्यर्थी कर सकेंगे गलती सुधार। बोर्ड प्रशासन ने दिया मौका। अब एस्टेट परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को 6 अक्टूबर तक गलती सुधारने का अवसर मिला है। इस दौरान अभ्यर्थी अपने आवेदन में नाम, पता, अंगूठा निशान, फोटो युक्त पहचान नंबरों की गलती सुधार सकते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह एवं सचिव कृष्ण कुमार ने बताया कि हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2022 के आवेदन में ऑनलाइन त्रुटि सुधार के लिए 1 से 3 अक्टूबर तक निर्धारित की गई थी। अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए जिसे अब बढ़ाकर 6 अक्टूबर 2022 कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी अपनी नवीनतम अपडेट के लिए वेबसाइट का नियमित तौर पर अवलोकन करते रहें ताकि वे किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित न रह जाएं। दुबई में इन्वेस्ट हरियाणा रोड शो। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने यूएई के निवेशकों को विभिन्न परियोजनाओं में निवेश करने के लिए किया आमंत्रित। हरियाणा को एक प्रमुख निवेश गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने के लिए दुबई में इन्वेस्ट हरियाणा रोड शो का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुए इस रोड शो के दौरान संयुक्त अरब अमीरात के व्यापारिक समुदाय की ओर से काफी उत्साह देखने को मिला है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहे। रोड शो के दौरान राज्य की प्रमुख परियोजनाओं जैसे कि गुरुग्राम में ग्लोबल सिटी, नांगल चौधरी में इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब, हिसार में इंटीग्रेटेड एविएशन हब और इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर तथा सोना में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के बारे में जानकारी दी गई। अपनी दुबई यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के साथ हरियाणा में निवेश के प्रमुख अवसरों पर विस्तृत चर्चा की। गुरुग्राम में पहली बार लगेगा राष्ट्रीय स्तर का सरस मेला। देश के 27 राज्यों के 250 से अधिक स्टॉल बनेंगे मेले का हिस्सा। हरियाणा के गुरुग्राम जिला में पहली बार राष्ट्रीय स्तर के सरस मेले का आयोजन किया जा रहा है। यह मेला 7 से 23 अक्टूबर 2022 तक सेक्टर 29 स्थित लेजर वैली ग्राउंड में लगाया जाएगा, जहां पर देश के 27 राज्यों के कला व संस्कृति के उत्पादों के 250 से अधिक स्टॉल लगाए जाएंगे। खाने पीने के शौकीन लोगों के लिए अलग अलग राज्यों के 30 लाइव फूड स्टॉल अलग से लगाए जाएंगे। एक प्रकार से इस मेले में आने वाले लोगों को मिनी भारत के दर्शन होंगे, जहाँ पर अलग अलग राज्यों के लोकप्रिय उत्पादों के अलावा स्वादिष्ट व्यंजन मिलेंगे। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से वहां की संस्कृति को जानने व समझने का पूरा अवसर मिलेगा। मेला प्रतिदिन प्रातः 11 बजे से लेकर रात 9:30 बजे तक खुला रहेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देश पर अब पंचकुला के स्पोर्ट्स इंजरी पुनर्वास केंद्र में हर खेल के अनुसार एक्सरसाइज प्लान बनाया जाएगा। प्रत्येक खिलाड़ी के प्रदर्शन को माइक्रो लेवल पर दर्ज किया जाएगा और उसमें कैसे सुधार किया जाए इससे जुड़ी सलाह दी जाएगी। इस पुनर्वास केंद्र का मकसद खिलाड़ियों को खेल के दौरान लगने वाले चोट से उभारना और उनके प्रदर्शन में सुधार करना है। एक सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि स्पोर्ट्स इंजरी पुनर्वास केंद्र में प्रत्येक खेल से जुड़े खिलाड़ी इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रत्येक खेल से जुड़ा एक्सरसाइज प्लान बनाने के निर्देश जारी किए हैं। एक्सरसाइज के लिए सुबह व शाम का टाइम टेबल होगा। विज्ञान की मदद से किस तरह से किसी खिलाड़ी के खेल को बेहतर बनाया जाए इस पर जोर दिया गया है। खुशखबरी, पर्यटन विभाग के कर्मचारियों का फिर शुरू होगा मकान किराया भत्ता। हरियाणा के पर्यटन मंत्री कंवरपाल ने कहा है कि विभाग के कर्मचारियों के मकान किराया भत्ता को पुनः यानी दोबारा से आरंभ किया जाएगा। इससे कर्मचारियों का आर्थिक लाभ होगा। पर्यटन मंत्री यहां हरियाणा टूरिज्म कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों की मांगों को लेकर हुई बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कर्मचारी संघ की मांग पर उनका मकान किराया भत्ता इसी महीने से आरंभ करने के निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही सूरजकुंड क्राफ्ट मेले के टोकन गिफ्ट भी देने को कहा। इसके अलावा कर्मचारियों ने डिप्लोमा होल्डर वेटर्स के खाली पड़े सीनियर वेटर व काउंटर इंचार्ज के पदों पर पदोन्नत करने की मांग की है। इस पर उन्होंने सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया।
त्योहारों में नहीं जाएगी बिजली, 10 लाख अतिरिक्त यूनिट की होगी सप्लाई। हरियाणा के रोहतक जिले में दीपावली व अन्य पर्व पर बिजली गुल नहीं होगी। विशेष योजना के तहत दीपावली के 10 दिन पहले और 10 दिन बाद 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जाएगी। बिजली की 10 लाख अतिरिक्त यूनिट लोगों को सप्लाई की जाएगी। इस दौरान किसी प्रकार का कट नहीं लगेगा। योजना को सिरे चढ़ाने के लिए निगम ने हर डिवीजन में ट्रांसफर बैंक भी बनाए गए हैं। बिजली निगम के अधिकारियों ने प्लानिंग तैयार कराकर काम शुरू कर दिया है। कहीं पर भी फॉल्ट आते हैं तो स्पॉट पर रिजर्व ट्रांसफार्मर भेजकर बिजली आपूर्ति बहाल कराई जाएगी। शाम के समय कट लगने पर मेंटेनेंस के लिए रिजर्व टीम रखी जाएगी। पहले से ही तैयारियां करते हुए टीम मेंटेनेंस वर्क में जुटी हुई है। त्योहारों के दिन रात को 12 बजे तक बिजली कर्मचारी विशेष ड्यूटी में रहेंगे। साथ ही पुराने हो चुके ट्रांसफर को भी बदला जा रहा है ताकि ज्यादा लोड पड़ने पर ट्रांसफार्मर जले नहीं। बागवानी योजना, बाग लगाने वाले किसानों को अब 50,000 रुपए अनुदान मिलेगा। रोहतक के उपायुक्त यशपाल ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा जिला के किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। सरकार ने बागवानी विभाग की ओर से किसानों को दिए जाने वाली अनुदान राशि में बढ़ोतरी कर दी है। बाग लगाने वाले किसानों को विभाग द्वारा अब 50,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। पहले 6 मीटर बाय 6 मीटर की दूरी पर अमरूद का बाग लगाने पर 7,660 रुपए प्रति एकड़ का अनुदान 3 वर्षों में दिया जाता था। अब उसे बढ़ाकर 43,000 रुपए प्रति एकड़ कर दिया गया है। इसी प्रकार 6 मीटर बाय 6 मीटर की दूरी पर आम, नींबू प्रजाति, अनार, आड़ू, आलू बुखारा, नाशपाती, बब्बू गोसा व ड्रैगन फ्रूट लगाने वाले किसानों को भी इसी प्रकार अनुदान दिया जाएगा। जो किसान 6 मीटर बाय 7 मीटर की दूरी पर बेर, चीकू, लीची, आंवला व अन्य पौधों का बाग लगाते हैं तो उन्हें 25,500 रुपए प्रति एकड़ का अनुदान 3 वर्षों में दिया जाएगा। धान छोड़कर इसी साल यह बाग लगाते हैं तो उन्हें 32,500 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से 3 वर्षों में अनुदान दिया जाएगा। अगर किसान बागों में मचान विधि अपनाते हैं तो उन्हें 70,000 रुपए अलग से प्रति एकड़ के हिसाब से दिया जाएगा। अगर किसान अपने खेतों में टिश्यू कल्चर के खजूर के पौधे 8 मीटर बाई 8 मीटर की दूरी पर लगाएंगे तो उन्हें 3 सालों में 1,40,000 रुपए प्रति एकड़ अनुदान दिया जाएगा। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने का आह्वान किया है। हरियाणा के सरकारी स्कूलों से खत्म होगा टाट पट्टी का दौर। अब ड्यूल डेस्क पर बैठकर पढ़ाई करेंगे छात्र। सर्दी के मौसम में हरियाणा के स्कूली बच्चों को ठंड से बचाने के लिए शिक्षा विभाग ने स्पेशल तैयारियां शुरू कर दी हैं। सूबे के सीएम मनोहर लाल के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों को टाट पट्टी से मुक्त करने की योजना बना ली है। इसके तहत शिक्षा विभाग द्वारा 1 से लेकर 12वीं कक्षा तक के बच्चों की संख्या के हिसाब से ड्यूल डेस्क उपलब्ध कराने की तैयारियां शुरू हो गई है। MIS पोर्टल पर बच्चों की संख्या के हिसाब से ड्यूल डेस्क उपलब्ध कराए जाएंगे। सालासर जाने वाले भक्तों के लिए खुशखबरी। फतेहाबाद हिसार होते हुए सीधी बस सेवा हुई शुरू। देखिए टिकट व टाइम टेबल। सालासर बालाजी के दर्शन करने के इच्छुक भक्तों के लिए हरियाणा रोडवेज विभाग बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। हरियाणा रोडवेज विभाग हिसार, फतेहाबाद व जींद डिपो से सालासर के लिए सीधी बस सेवा शुरू कर दी गई है। यह बस सेवा 15 अक्टूबर तक निरंतर जारी रहेगी। ऐसे में जो श्रद्धालु सालासर जाना चाहते हैं वो इस सीधी बस सेवा का लाभ उठाकर बालाजी महाराज के दर्शन कर सकते हैं। ये बसें नॉन स्टॉप चलेंगी। बता दें कि सालासर बालाजी जाने वाले यात्रियों के लिए फतेहाबाद डिपो से यह बस सुबह 8:30 बजे रवाना होगी। फतेहाबाद से चलकर बस हिसार बस स्टैंड पहुंचेगी और यहां से 10:15 पर रवाना होकर दोपहर 2 बजे सालासर पहुंचेगी। सालासर से इस बस का वापस चलने का समय दोपहर 4 बजे रहेगा और रात 8 बजे हिसार पहुंचेगी। वहीं किराए की बात करें तो फतेहाबाद से सालासर के लिए प्रति यात्री 300 रुपए लगेगा, जबकि हिसार से किराया 250 रुपए लगेगा। इसके अलावा हिसार से सालासर जाने के लिए जींद डिपो की एक बस दोपहर 1:45 पर चलेगी। वहीं शाम 4:15 बजे भी आपको हिसार बस स्टैंड से सालासर जाने के लिए बस सुविधा उपलब्ध रहेगी। यह बस फतेहाबाद से चलकर केवल हिसार बस स्टैंड पर ही रुकेगी। इसके बाद इस बस का कहीं स्टॉपेज नहीं होगा। हरियाणा में पंचायत चुनाव पर फिर लग सकता है ब्रेक। इस बार ये है बड़ी वजह। हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में लग रही अड़चनों का सिलसिला लगातार जारी है। पहले कोविड-19 और फिर BCA के आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में पेंच फंस गया। ऐसे में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद अब चुनाव की उम्मीद जगी थी, लेकिन अब प्रदेश में आदमपुर उपचुनाव का बिगुल बज गया है और इसके लिए 3 नवंबर को वोटिंग होगी। ऐसे में पूरी संभावना व्यक्त की जा रही है कि इसके बाद ही पंचायती राज संस्थाओं की चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी। पंचायती चुनाव को लेकर सोमवार को मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में विकास एवं पंचायत विभाग के अलावा विभिन्न विभागों के प्रशासनिक सचिवों और पुलिस अधिकारियों की एक बैठक होनी थी, लेकिन ऐन वक्त पर इसे स्थगित कर दिया गया। बताया गया कि पिछड़ा वर्ग A को आरक्षण के लिए अभी तक हिसार के आदमपुर पंचायत समिति और हिसार जिला परिषद का ड्रा नहीं हो पाया है। वहीं कई गाँव में अनुसूचित जाति का 1 वोट तक नहीं है, लेकिन सरपंच पद SC वर्ग के लिए आरक्षित हो गया है। ऐसे में हाईकोर्ट में याचिकाओं की आई बाढ़ को देखते हुए भी पंचायत चुनाव में खलल पड़ सकता है। वहीं हरियाणा की मनोहर सरकार भी पंचायत चुनाव से पहले आदमपुर में शक्ति परीक्षण के मूड
मूड में नजर आ रही है। 27 अक्टूबर को बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार के 3 साल पूरे होने जा रहे हैं और ठीक इसके बाद यानी 1 नवंबर को हरियाणा दिवस के मौके पर सीएम मनोहर लाल प्रदेशवासियों के लिए कई बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। अगर इससे पहले पंचायत चुनाव का शेड्यूल घोषित होता है तो आचार संहिता लागू होने से ये दोनों कार्यक्रम प्रभावित होंगे। सरकारी नौकरी अपडेट। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल के तहत 6265 पदों पर निकली भर्ती। कैंडिडेट्स 31 अक्टूबर तक करें अप्लाई। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की ओर से अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इस वैकेंसी के माध्यम से साउथर्न रेलवे और ईस्टर्न रेलवे में भर्ती होगी। रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार साउथर्न रेलवे में अप्रेंटिस के 3150 पदों पर यह भर्तियां होंगी। इसके अलावा ईस्टर्न रेलवे की बात करें तो कुल 3115 पदों पर यह भर्तियां होने जा रही है। साउथर्न रेलवे में सिग्नल, सेंट्रल वर्कशॉप, गोल्डन रोग, कैरेज वर्क और टेली कम्युनिकेशन के पदों पर ये पोस्टिंग की जाएंगी। इस वैकेंसी के लिए 10वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा उम्मीदवारों के पास ITI या फिर NCVT सर्टिफिकेट होना भी आवश्यक है। हरियाणा में 2 दिनों बाद फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। इन जिलों में होगी बारिश। हरियाणा में 2 दिन के बाद मौसम का मिजाज फिर से बदलता हुआ नजर आएगा। हरियाणा में दोबारा से बारिश का नजारा देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार इस बार के नए पूर्वानुमान में हरियाणा के अधिकतर जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है, जिससे आने वाले दिनों में गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद भी दोबारा बन गई है, क्योंकि बारिश का दौर समाप्त होने के बाद से ही तापमान बढ़ता हुआ जा रहा है। बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाओं के आंशिक प्रभाव के कारण 6 अक्टूबर की रात से 8 अक्टूबर के दौरान राज्य के उत्तरी जिलों खासकर पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल तथा दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र के जिलों महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, नूंह, पलवल, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, जींद में बादलवाई व कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं उत्तर पश्चिमी जिलों भिवानी, चरखी दादरी, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा में आंशिक बादलवाई व छिटपुट बूंदाबांदी होने की आशंका है। साथ ही राज्य में 6 अक्टूबर रात्रि से मौसम में बदलाव के आसार हैं। EU में यूनिवर्सल चार्जर नियम हुआ लागू। सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टाइप C केबल से चार्ज होंगे। यूरोपियन यूनियन यानी EU पार्लियामेंट ने मंगलवार को यूनिवर्सल चार्जर नियम लागू कर दिया है। मोबाइल फोन, टैबलेट और कैमरे के लिए सिंगल चार्जिंग पोर्ट जरूरी होगा। 2024 तक सभी इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों को अपने डिवाइस में टाइप C चार्जिंग पोर्टल ऐड करना होगा। एक रिपोर्ट के अनुसार यूरोपीय लोग सिर्फ चार्जर खरीदने पर हर साल अरबों यूरो खर्च कर रहे थे। पार्लियामेंट में ज्यादातर सांसदों ने इस फैसले का समर्थन किया है। समर्थन में 602 वोट के मुकाबले विरोध में सिर्फ 13 वोट पड़े। एक जैसे चार्जर मिलेंगे तो करीब 11,000 टन इलेक्ट्रॉनिक कचरा भी कम हो सकता है। एप्पल ने इस पर कहा था कि EU के यूनिवर्सल चार्जर के फैसले से न सिर्फ यूरोप के लोगों को बल्कि पूरी दुनिया के ग्राहकों को दिक्कत होगी। एक्सपर्ट का मानना है कि EU के फैसले से एप्पल को सबसे ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि उनके किसी भी डिवाइस में टाइप C केबल काम नहीं करती है। एक्सपर्ट्स ने कहा है कि एप्पल लाइटनिंग केबल से चार्ज होने वाले पुराने डिवाइस में टाइप C कनेक्टर ऐड करने के बजाय टाइप C कनेक्शन वाले नए डिवाइस लॉन्च कर सकता है। यूरोपियन यूनियन में कुल 27 देश हैं। यूरोपियन यूनियन का यूनिवर्सल चार्जर का नियम भारत पर लागू नहीं होगा। हालांकि जब एप्पल जैसी कंपनी यूरोपियन यूनियन के देशों के लिए कोई एक चार्जर बनाएगी तो वही चार्जर वह बाकी दुनिया के देशों के लिए भी बनाना चाहेगी, ताकि उसका खर्च कम हो। शेयर बाजार में धमाकेदार तेजी। सेंसेक्स 1276 अंक बढ़कर बंद हुआ। निफ्टी 386 अंक चढ़ा। प्राइवेट बैंकों के शेयर सबसे ज्यादा बढ़े। पिछले दिन की गिरावट के बाद भारतीय शेयर बाजार में दूसरे कारोबारी दिन बम्पर तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स 1276 अंक की तेजी के साथ 58,065 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी की बात करें तो 386 अंक चढ़कर 17,274 पर बंद हुआ है। सेंसेक्स के 30 में से 28 शेयरों में तेजी दिखाई दी। वहीं सिर्फ 2 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई है। इंडसइंड बैंक, अडानी पोर्ट्स, बजाज फाइनेंस, कोल इंडिया, TCS, UPL, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज फिनसर्व और JSW स्टील समेत 48 शेयर्स निफ्टी टॉप 50 के टॉप गेंदर्स रहे हैं। वहीं डॉक्टर रेड्डी और पावर ग्रिड निफ्टी के टॉप लूजर्स रहे। ग्लोबल मार्केट से मिले दमदार नतीजों के बाद भारतीय शेयर बाजार में तेजी दिखाई दी है। वहीं दूसरी ओर सोने और चांदी में तेजी देखने को मिली है। 24 कैरेट सोना 51,286 रुपए प्रति 10 ग्राम स्तर पर बंद हुआ है। चांदी की बात करें तो ये 61,034 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। रुपया डॉलर के मुकाबले 30 पैसे मजबूत होकर 81 रुपए 52 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।